नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रणआईएएस में। दोस्तों, हम कुछ ऐसी बातें बताने आए हैं जिसके बारे में आप बहुत परिचित हैं। 2 दिन लगातार परीक्षा रही पेट की। अब तो पेट कहना उसे लाजमी नहीं होगा, क्योंकि पेट नहीं बल्कि इसे आप क्या कहें, ये यूपी ट्रिपल एससी का पेपर नहीं बल्कि आप देखेंगे यहाँ हमने एस को कैंसिल कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा है ये यूपीएससी का पेपर है। बिल्कुल सही कहा जा सकता है, यूपीएससी जैसा पेपर बना है इस बार पेट में। और कहा जाए तो पेपर की पद्धति तो हर जगह बदलती ही जा रही है। अभी बीपीएससी पे चर्चा किया गया, वहां आप देखिए पेपर का पैटर्न बदल गया। छोटे छोटे जो एग्जाम हो रहे थे जिनका पैटर्न सिलेबस कुछ अलग था और अभी पेपर कुछ अलग आ रहा है। लेकिन पेट का पेपर देखने के बाद ये लगता है कि वाकई में अब एंट्रेंस परीक्षाएं भी कितनी कठिन हो गई हैं। जबकि इस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है कि आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन अब इस परीक्षा को पास अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाली जितनी भी नौकरियां हैं उसमें पेट पास करना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है दोस्तों। तो अब आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी को करना पड़ेगा बहुत डेप्थ में स्टडी। अब सतही ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सभी सतही ज्ञान अपने पास में रखते हैं तो दोस्तों उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप गए थे पेट का पेपर देने तो आपको अनुमान भी नहीं था कि इतना कठिन प्रश्न पत्र आएगा। लेकिन पेट का पेपर देने के बाद जितने भी मेधावी अभ्यर्थी थे जो लगातार मेंस लिख रहे थे, जो लगातार पीटी पास हो रहे थे, उनके भी हालत खराब हो गई। क्योंकि मेरिट कितनी जाएगी अगला प्रश्न आपका यही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब समझिए कि बहुत कठिन हो गया है पेपर, क्योंकि आयोग जो चाहता है वो क्या डिमांड है आयोग की, कैसे प्रश्न पत्र बना देगा, क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, न कुछ भी उसका आशय लगाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आप बहुत ज्यादा सर्टेन स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये आप तय नहीं कर सकते हैं कि आप कब किस स्तर से अपनी परीक्षा को देंगे, ठीक है, कब किस स्तर से अपनी परीक्षा को देंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी अब तभी महत्वपूर्ण होगी जब एनसीईआरटी बेस आपका स्ट्रांग होगा। एनसीईआरटी बेस से देखिए जीएस में भी बहुत सारे प्रश्न आए, और अब तो जो लॉजिकल रीजनिंग आ रही थी, जो मैथ्स आपसे पूछे गए हैं, वो हाई लेवल के पूछे गए हैं। अब परीक्षा में आप सभी अपनी तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत ही बेहतर तैयार करना पड़ेगा एक एक कंटेंट को। दोस्तों, अब प्रश्न जीएस में आ रहा है कि गांधी जी ने लंगोटी कब से पहनना शुरू किया। आखिर ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये प्रश्न कहां से आ गया, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी में ये प्रश्न, ये लाइन सीधे सीधे लिखी गई है। 1921 में गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांधी जी जन यात्राओं को करना शुरू कर दिए थे। और उस समय भारत की जो भीड़ थी उसका जो स्वरूप था उसे गांधी जी ने अपने स्वरूप में ढालने की कोशिश की, जिससे किसी भी आम जन से बात करना उनके लिए कठिन न हो। आगे चलकर के 1926 में गांधी जी ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था और स्वयं खादी पहनना शुरू कर दिया था। और तब तक गांधी अपने मृत्यु तक उसी एक धोती में लिपटे रहे, ठीक है, वही उनके लिए शयन भी था तो वही उनके लिए कफन भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न का जो तरीका बदलता जा रहा है, इससे कम से कम आपको इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक से लेकर के आप सभी को अब के लिए बहुत अच्छी डीप स्टडी करनी होगी। जब तक आप अपने बेसिक लेवल को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे जिन प्रश्नों के आधार पर आप अपने आप को एग्जाम से बाहर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं गणित विषय की, तो दोस्तों मैथ इतना कठिन प्रश्न आया था, कैसे ऐसे प्रश्न आए थे कि एक एक प्रश्न करने में उन्हें आपको अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसके साथ साथ आपको उसी के साथ कई ऐसे उत्तर और निकालने होते थे, जिसमें बहुत नॉर्मल स्टूडेंट जिनका यूपीएससी लेवल या कहा जाए सीसेट, एक शब्द अगर हम कहें, जिन्होंने सीसेट बेस की तैयारी की थी वो तो बिल्कुल इस प्रश्न पत्र में एक भी मैथ के प्रश्न अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। अब प्रश्न कौन कर पाया होगा? जो बेसिकली एसएससी वगैरह में जो मेंस दे रहा है, ठीक है ना, एसएससी वगैरह में जो मेंस वगैरह दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये मैथ का पेपर थोड़ा सा सरल लगा होगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी अच्छे
यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा को देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए पेपर बहुत आसान नहीं रहा होगा। वेन डायग्राम वगैरह के जो प्रश्न आए हैं बहुत नॉर्मल नहीं रहे हैं। तो अब आप क्या देखेंगे कि अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई मेरिट कितनी जाएगी, अगर इस पर चर्चा कर लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा आखिर क्या होगी मेरिट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरिट के बारे में आप कहीं से भी ऐसे किसी भी कौतूहल में न पड़े, ठीक है, कि लोग आपको बता दें कि मेरिट तो पिछले बार की तरीके से जाएगी, हाइप करेगी, 90 जाएगी, 95 जाएगी। ये सब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ लोगों के द्वारा प्रश्न ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो कहेंगे कि हमारा 90 से 95 के बीच में जाएगा। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली जो मेरिट अगर अनुमान आपसे बता दें, जो सेफ है, सेफ जोन में है, जिनके परसेंटाइल अच्छे आएंगे, हर एग्जाम में उन्हें इनवाइट किया जाएगा, उसकी मेरिट होगी 70 से 75 के बीच। तो 70 से 75 क्वेश्चन जिसके सही होंगे वो इस मेरिट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सेफ अपने आप को समझे, बहुत टेंशन नहीं लेना है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जितना ज्यादा दबाव आप लेंगे उतनी ही कार्य क्षमता आपकी प्रभावित होती है। तो दोस्तों अपनी कार्य क्षमता को प्रभावित न होने दें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। ये परीक्षा सिर्फ कोई रिजल्ट आपको नहीं देने वाली थी, एक प्रवेश, एक तरीके से कहा जाए एक परीक्षा में प्रतिभागी होने के लिए आपको एक प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्था है। लेकिन अभी आप सभी के पास बहुत ही शानदार वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी की। दोस्तों आरओ की अगर समीक्षा अधिकारी अगर आप सभी छूट जाता है आपसे, समीक्षा अधिकारी का लेवल अगर आप नहीं पा पाते हैं तो दोस्तों यहाँ आप समझिए कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक 322 सीटें सचिवालय में हैं, कहा जाए तो 338 सीटें दोस्तों ओवरऑल आ चुकी हैं, ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी की हैं। 411 सीटों पे टोटल वैकेंसी हो रही है। तो ऐसे में अगर आप ये अवसर गंवाते हैं तो कई साल लंबा आपको इंतजार करना पड़ सकता है इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए। दोस्तों आप सभी ध्यान रखिए, पेट का एग्जाम तो गया, लेकिन अब समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिल चुका हूं जिनके बहुत अच्छे स्कोर्स गए हैं, जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं या जो कहीं हमारी जानकारी में रहे हैं, उनके बहुत अच्छे पेपर गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस पेपर को देख करके वाकई में स्तब्ध हूं कि पेपर का लेवल अगर इस तरीके से बढ़ाया जाएगा तो सिलेबस को आप क्यों डिफाइन करते हैं, तब आप कहीं से कुछ पूछ सकते हैं। आखिर आप सिलेबस बता के चलते हैं कि हम 5 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, 10 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, तो बच्चा उसी लेवल पे इस एग्जाम को लेता है और वैसे ही तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर जब पेपर आता है तो एक बच्चा जो स्टूडेंट होता है वो जो आप सिलेबस देते हो उससे बिल्कुल वो हट जाता है। बिल्कुल आप तो वैसा ही कर रहे हैं, कमीशन तो आज के समय में वैसा ही कर रही है जैसे गूगल मैप पे हम कोई अगर हम अपने जाने का रास्ता ढूंढते हैं तो 10 रास्ता हमको दिखा दिया जाता है और अक्सर गूगल मैप में चीटिंग करते हुए किसी ऐसे जगह छोड़ देता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो आप इस तरीके से कमीशन कैसे कर सकता है? कमीशन को पेपर हार्ड बनाना है तो जो सिलेबस दे रहे हैं उसी से कठिन क्यों ना बनाया जाए, उन्हीं में प्रतियोगिता बढ़ाइए। लेकिन आप सिलेबस को इतना कठिन बना दे, सिलेबस को अनडिफाइंड कर दे रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि सिलेबस हम 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, आखिर ये किस तरीके से मजाक है, ठीक है। एक अभ्यर्थी किस क्षमताओं से पढ़े? क्या आपको अनुमान है सरकार में बैठे या नौकरशाही में जिनकी भागीदारी हो चुकी है, क्या अनुमान है आपको कि बच्चों के दिलों पर क्या गुजरता होगा? कितनी कठिन होती जा रही है उनको अपने आप को संभालने की क्षमता। बेरोजगारी का स्तर इतना लंबा बढ़ता जा रहा है, सरकार को क्या इस पे कोई व्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया बनाने की जरूरत नहीं है? कोई भी एग्जाम आप कराते हैं, कमीशन का कोई भी एग्जाम आप कराते हैं, उसमें आपकी गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि छात्र वहां कंफ्यूज हो जाता है कि वह मेरिट के अंदर है या मेरिट के बाहर। आप रिजल्ट देते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मेरिट से बाहर होते हैं, वो अंदर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मेरिट से में होने के बावजूद अपनी तैयारी कर रहे होते हैं बेहतर तरीके से और वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इस तरीके के अगर चैलेंजेस आप ला रहे हैं तो आप वेल डिफाइन करिए अपने सिलेबस को और एक इंस्ट्रक्शन रखिए एग्जाम से पहले कि हम आपको इतनी चीजें पूछने वाले हैं। एक काउंसलिंग डेस्क बनाना चाहिए आप सभी को कि जो नया बच्चा है अगर उसको जानकारी लेनी है तो वह कमीशन में जाके अपने आप में पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है कि इस सिलेबस का मोड क्या होगा। एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको पहले निकालना चाहिए कि हम इस लेवल पे क्वेश्चन को ले जाएंगे। आप फिर चुनौती हम आपको देते हैं, कमीशन को चुनौती देते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम देखिए जब हम बड़े से बड़े ओलंपिक में जाते हैं, मैराथन में जाते हैं, एथलीट्स में कोई भी प्रोग्राम लेते हैं तो हमें निशाना लगाने को लक्ष्य दिया जाता है और हमें एक बहुत बड़ा पाथ दिया जाता है दौड़ने के लिए। अब जिसमें जो क्षमता होगी, जो योग्यता होगी, अपनी क्षमता से वो दौड़ेगा और जो जीतता है वो उसे गोल्ड मेडल मिलता है। अनडिफाइंड रूट पे आप में दौड़ा रहे हैं,
इस बार आपने मैथ से ज्यादा पूछ लिया तो बच्चे मैथ की तैयारी करना शुरू करेंगे, अगली बार आप जीएस पूछ लेंगे तो जीएस की तैयारी करना शुरू कर देंगे। आखिर ये क्या, किस तरीके की आपकी प्रक्रिया है? साल दर साल आप परीक्षा क्यों कराते हैं? पेट का पेपर अगर जिस तरीके से आप टेट का पेपर होता था, एक बार एलिजिबिलिटी हो गई, जो बच्चा अपने परसेंटाइल ला दिया, आप बार बार उसकी परीक्षा ले रहे हैं। एक साल में आप 3 बार परीक्षा कराते हैं, वैकेंसी आए ना आए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेट की परीक्षा आपको देना है। ये किस तरीके का रेवेन्यू मॉडल आप जनरेट कर रहे हैं? ये क्यों इतना चैलेंजेस बना दे रहे हैं बच्चों को? क्या उनका डिप्रेशन आपको समझ में आता है? आप कमीशन में रहने वाले लोगों को क्या उनके डिप्रेशन का लेवल आपको समझ में आता है? क्या तनाव, किस तनाव से गुजरते हैं? जब एक छोटी सी परीक्षा पेट में जब वो अपने आप को असफल मान लेंगे कि मेरे से पेट नहीं निकलता है, तो क्या आपको लगता है कि वो यूपीएससी के लिए मोटिवेट हो पाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे? आप एक विशेष वर्ग के लिए आप परीक्षा का मानक बना दे रहे हैं। आईआईटी वाले हों वो क्वालिफाई कर जाएंगे, एमबीबीएस वाले हों वो क्वालिफाई कर जाएंगे, एमबीए वाले हों वो क्वालिफाई कर लें। क्या और जो सामान्य जगत की परीक्षा है, आपकी से हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या रही है शुरुआत से? हम ग्रामीण भारत के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसमें ग्रामीण अंचल से बिलोंग करने वाले उन विद्यार्थियों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? इतनी विसंगतियों के बावजूद भी आपके पेपर में गलतियां होती हैं, आपके पेपर में नकल हो जाता है, नकल विहीन परीक्षा कराने का जो वादा होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, और दावेदारी किस पे आ जाती है? एक एक बच्चा जब घर लौट के जाता है, त्योहार आने वाला, दीपावली आने वाली है, एक बच्चा कैसे जाके अपने फैमिली को बताएगा कि पेपर कठिन आ गया था? 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसका पेट ही नहीं हो रहा है, पेपर कठिन आ गया। कौन सा बोनस आप दे रहे हैं दिवाली में हर बेरोजगार बच्चों को? कितनी चुनौतियां देना चाहते हैं आप, ये बता दें आप। मैं कमीशन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितनी चुनौतियां देना चाहते हैं आप? कैसा सिलेबस करना चाहते हैं? एक बार बैठ कर डिसाइड कर लीजिए। 2 साल वैकेंसी मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइड करके चलिए कि इतनी ऊंचाई का सिलेबस हम लेके जाएंगे, अगर जिसको पास करना हो पास करो, हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसमें भी उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे आपसे। लेकिन इतनी बड़ी जाति आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर दे रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। इस तरीके से अगर आप अव्यवस्था फैला रहे हैं तो इससे मनोबल होगा, क्यों नहीं बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? क्यों नहीं बच्चों के अंदर नकारात्मकता आ जाएगी? जो बच्चा पेट नहीं निकाल पाएगा वो यूपीएससी का सपना कैसे देख पाएगा? वो अगली पीसीएस की तैयारी कैसे कर पाएगा? उसके सामने एक अलग परीक्षाएं वो कैसे तैयार कर पाएगा? उम्र हो चुकी है 25 साल से 32 साल 35 साल के लोग अभी भी संघर्षरत हैं। क्या यही पद्धति है आपको बाहर निकालने की? आप और कोई एलिजिबिलिटी लगा दीजिए कि भाई 25 साल से ज्यादा अब कोई पेट नहीं दे पाएगा, जिसको तैयारी करना हो करेगा। आप एक व्यवस्था बना दीजिए इसका। सबको भीड़ की तरीके से इकट्ठा कर देते हैं। 17-17 लाख सड़कों पे होते हैं, 17-17 लाख बच्चे जो होते हैं उसमें बच्चियां हो गई, बच्चे हो गए, किस व्यवस्था से कहाँ पेपर दे करके आते हैं? जब उनके सामने उनका पढ़ा हुआ पेपर आता है तो क्या सोचते होंगे वो? किस तरीके की व्यवस्था है ये? सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। परीक्षा जब तक सही दिशा में नहीं होगी तब तक प्रभाव बेटर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही तुक्का मार करके सफल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। नकल होना एक परंपरा बन जाएगी। परीक्षाएं कठिन नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। मेरिट दशमलव में बने वो बर्दाश्त की बात है, लेकिन इस तरीके की खामियां करके आप मेरिट से बाहर कर देंगे किसी बच्चे को, ये लाजम नहीं है, ये उचित नहीं है। क्या मेरिट बताएं हम लोग शिक्षक होते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। हम क्या बताएं बच्चों को, कैसे गाइड कर दें? बहुत लोग दावा करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में हमने ये बनाया वो बनाया वो बनाया, कोई कुछ नहीं बनाता। बनता बच्चा अपनी मेहनत से है। सिर्फ नाम हम अपनी कोचिंग और अपने बच्चों का, अपने टीचर का जोड़ लेते हैं। एक सब्जेक्ट का जो अध्यापक है वो क्या पूरे विषय को बैलेंस कर पाएगा? हमने आज पढ़ाया, बच्चा 4 साल बाद सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें कितना बड़ा हमारा योगदान हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं, मैं विद्यार्थी भी रहा हूं, एक लंबे दौर का विद्यार्थी भी रहा हूं। अपने जीवन काल में हमने बेहतर अपनी पढ़ाई को भी देखा है, लेकिन जो चुनौतियां आज वर्तमान में हम देख पा रहे हैं 2014-15 के बाद से, जो परीक्षाओं का मानक बदला है, जो बुरी तरीके से प्रामाणिकता किसी दूसरे को क्या कहा जाए किसी प्रतियोगिता की बढ़ी है, वो उचित नहीं है। इस पे व्यवस्थित तरीके से एक कमेटी बनानी जानी चाहिए, इस पे एक निर्णय लिया जाना चाहिए। और मैं कमीशन से एक अनुरोध करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को वायरल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए, और कमीशन से एक तैयारी करने की मांग की जाए कि काउंसलिंग डेस्क बनाया जाए,
जहाँ पे समस्यागत या जो भी विषय पर आप बना रहे हैं, जो भी आप टेस्ट पेपर बनाने जा रहे हैं, वहाँ हम जाके, हमारे बच्चे जाकर के या हम खुद एजुकेटर जाकर के वहाँ समझें कि क्या लेवल आप देने वाले हैं, कितनी कठिन परीक्षा आप बनाने वाले हैं, उस लेवल से बच्चे भी तैयारी करें और हम लोग भी तैयारी कराएं। हम क्या तैयारी कराएं, कैसे बच्चों को हम मनोबल बढ़ाएं, ये 70-80 की मेरिट लेकर के बताइए, आप इसे यूपीएससी का एग्जाम बना दे रहे हैं। भर्ती सभी की कर दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आप एलिजिबिलिटी बता दीजिए कि इसी स्ट्रीम के लोग आएंगे। तो आप देखिए, ये बहुत एक तरीके से कहा जाए मानक रहित परीक्षाएं, मानक के अनुसार परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, इसका भी विरोध होना चाहिए। और खासतौर से यूट्यूब की दुनिया में पढ़ाने वाले लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं सब कुछ पढ़ाया मेरा आ गया, सब कुछ पढ़ाया मेरा आ गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, से ज़्यादा बेटर है कि यूट्यूब पे एक मुहिम चलाई जाए कि परीक्षा व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। लाखों करोड़ों लोग आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, आप उन्हें उचित तरीके से आप एक अपील कर सकते हैं कि परीक्षा को बेहतर तरीके से चलाया जाए, बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए। मैं एक कोचिंग संचालक हूं, उसके नाते मैं सुबह से आज 29 तारीख और 30 तारीख से आहत बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, मैं मिल रहा हूं, मैं क्या उन्हें बताऊं। वो कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि सर मेरा पेट नहीं निकलेगा, पेट में मेरे अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं आगे तैयारी क्या करूं और मैं कौन सा रास्ता चुनूं। मैं इतना आगे बढ़ाया हूं कि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। इस दुनिया, जो टेक्निकल की दुनिया है, टेक्निकल दौर जो चल रहा है, उसमें मैं कहाँ सेटल हो पाऊंगा। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं अब 4-5 दिन मुझे अपडेट करने में लग जाएगा। ये कैसे उनको कैसे समझाया जाए, इस पर सुझाव भी दीजिए आप सभी लोग। सिर्फ इसे व्यवसाय मत बनाइए। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा नैतिक धर्म भी है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा और उन सभी विद्यार्थियों को ये मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी बहुत ही शांति मन से अपने अगले प्रयास के लिए तैयारी कीजिए, और जो लोग इसमें सफल हो रहे हैं उनको शुभकामनाएं, जो असफल हो रहे हैं उन्हें अगली बार फिर से मेहनत करने की प्रेरणाएं आपको मिले। मैं मयंक द्विवेदी हमेशा हर कदम पे आपके साथ हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता हो आपको, आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ सकते हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके मुझसे मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं वो सभी प्रयास करने के लिए आपके साथ हूँ जिस प्रयास से आपकी सफलता सुनिश्चित होती है, न कि किसी ऐसी योजना का जिससे आप उससे बाहर हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। फिलहाल मैं आप सभी से अभी विदा लेता हूं। नेक्स्ट कुछ और ऐसी वीडियो में आप सभी से लगातार मिलता रहूंगा, लेकिन दोस्तों एक अपील है कि आप सभी इस बात को पहुंचाइए सरकार तक कि सरकार एक हेल्प डेस्क बनाए जहां पे वह ऐसे बच्चों से बात कर सके जो बच्चे अभी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। प्रण IAS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।